गांव का सरपंच हर 2 महीने के बाद नई लड़कियों से शादी करता, फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे पैसे देकर उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां भी खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों करता है वह। एक दिन मैं रास्ते से कहीं जा रही थी कि तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो वह कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे घर वाले उन दिनों पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। वैसे तो मेरी शादी उसे करा दी गई थी, लेकिन शादी की पहली रात ही वह मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है, लेकिन मैं जिस लड़की को चाहता था वो मुझे अभी तक नहीं मिली, और तुम ही वह लड़की हो जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। इससे पहले मैं इस बात को समझ पाती, उसने कुछ ऐसा किया कि मेरी चीखें निकल गई। आज हमारे गांव के सरपंच की शादी थी। गांव में अगर कुछ भी होता तो मेरी सहेली रीमा मुझे तुरंत आकर बताती। वह कहती, क्या तुझे पता है गांव का सरपंच फिर से शादी कर रहा है। मैं ये सुनकर हैरान रह जाती कि अभी पिछले 2 महीने पहले ही तो उसने एक नई लड़की से शादी की थी, पर अपनी बीवी को भी तलाक अगले ही दिन दे दिया। मैंने अपने दोस्त रीमा से पूछा कि क्या तुझे पता है वह लड़की शादी के लिए मान गई थी। मेरी दोस्त कहने लगी, तुझे अभी तक कुछ नहीं पता। सुना है गांव का सरपंच एक खास लड़की की तलाश में है, जिसकी वजह से वह हर नई नई लड़कियों से शादी करता है और अगले ही दिन उन्हें तलाक दे देता है और कुछ पैसे भी दे देता है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वह सोना चांदी भी उन लड़कियों को देता है। इसी वजह से लड़कियाँ भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। रीमा साथ में यह भी कहने लगी कि ध्यान से कहीं उसकी नज़र तुझ पर ना पड़ जाए, क्योंकि तू भी बहुत खूबसूरत है। सुना है सरपंच खूबसूरत लड़कियों पर काफ़ी फ़िदा होता है। मुझे अपनी दोस्त की ये बातें सुनकर अंदर ही अंदर डर लगने लगा। मैंने कहा, मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ और अब तो बिल्कुल निकलूँगी भी नहीं। मैंने अपने माता पिता के साथ पिछले 4 महीनों से इस गाँव में रह रही थी, इसलिए इस गाँव की रस्मों रिवाजों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने बस सरपंच की पिछली 2 शादियाँ ही देखी थी। मुझे लगा कि उस वक्त शायद सरपंच की उन दोनों लड़कियों के साथ ना बनी हो, इस वजह से उन्हें तलाक दे दिया। लेकिन अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान रह गई कि गांव का सरपंच जालिम इंसान है, जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को अगले दिन तलाक दे देता है। मैं इन सभी बातों में उलझी थी कि मेरी रीमा दोस्त कहने लगी कि आज शाम को सरपंच की शादी है, तो हम लोग शादी देखने चलेंगे। पूरा गांव वहां पर मौजूद होगा। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के सरपंच की शादी देखने के लिए शाम को चली गई। लेकिन उसके इस किस्से सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को दुपट्टे के साथ अच्छी तरह से ढक लिया था। शादी पर जब हम लोग पहुँचे तो धूमधाम से शादी देखकर हम लोग दंग रह गए। मेरी दोस्त कहने लगी, देखना कल सुबह ये लड़की को तलाक दे देगा और उसके हाथ में बहुत सारे पैसे और सोना चांदी देकर उसके घर वापस भेज देगा। मैं मन ही मन अफसोस कर रही थी कि बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन तभी मेरी दोस्त कहने लगी कि नहीं नहीं, हर लड़कियां शादी खुशी खुशी करती हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाई जाती। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात सोचती रही कि भगवान की भी अलग लीला है। एक तरफ सरपंच है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग जिनके घर के भी खाने के लाले पड़ रहे हैं। मुझे प्यार से सब लोग गुड़िया बुलाते थे। मेरी 2 बहनें थीं, मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे पिता शहर में एक छोटी सी नौकरी करते थे। जितना भी कमाते उन पैसों से हमारे घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल होता। फिर इसी तरह कई दिन गुजर चुके। फिर एक दिन मेरे पिताजी बीमार पड़ गए और कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। उन्हें घर तक बिठा दिया गया। मेरे पिताजी हमें पुराने घर ले आए, जहां वो अपने भाइयों के साथ रहते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई थी कि हम एक रोटी खाने को तरस जाते। मैं तो अपने आप को संभाल लेती, लेकिन मेरी 2 छोटी बहनें जो भूखे बिना नहीं रह पाती। एक दिन मेरी बहन रो रही थी और कह रही थी, काश हम पैदा ही ना होते या मर गए होते। मैं उनकी बातें सुनी तो मुझे बहुत दुख लगा। मेरी बहन गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ हल्का भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर तड़प रहा था। मैं जल्दी से घर से बाहर चली गई। चलते चलते मैं खेतों की तरफ चली गई।
मैं अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी कि तभी अचानक मेरे सामने गांव का सरपंच आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे अपनी दोस्त रीमा की बात याद आ गई। मैं तुरंत अपने घर भाग गई। मेरा दिल डर की वजह से बहुत तेज धड़क रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं जालिम की नज़र मुझ पर तो पड़ न गई। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी दोस्त रीमा घर पर आ गई। कहने लगी, गांव के सरपंच ने तुझे देख लिया है, अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। डर की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। शाम तक मेरा बदन बहुत तेज कांपने लगा। मेरी माँ ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज़्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग की नसें फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुझे? तब मैंने हिम्मत करते माँ को सारी सच्चाई बता दी। तब माँ कहने लगी, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सी चोरी की है जो इतना डर रही है? माँ की बातों पर मुझे गुस्सा आ गया। इससे पहले मैं कुछ और कहती, दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो बाहर गांव के सरपंच और साथ में मेरे पिताजी भी थे। पिताजी उन्हें अपने घर के अंदर ले आए। माँ उनके लिए चाय बनाने चली गई। पहले ही सरपंच ने माँ के सामने मेरा रिश्ते की बात कर दी। मुझे इतना तेज़ गुस्सा आया, मैंने तुरंत सरपंच को कहा, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन पैसे के लिए हम किसी का सौदा नहीं करते। मैंने साफ साफ शादी के लिए ना कर दी। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, एक बार मुझसे बात करेंगे, फिर मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करेंगे। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली। पिताजी मुझे लेकर कमरे में चले गए और मुझे कहने लगे, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, हमारे घर को संभाल सके। हमारे घर के हालात तुम देख ही रही हो। पिछले 15 सालों से हमारे ऊपर कर्जा है, वही उतरने का नाम नहीं है। और तुम्हारे पीछे 2 बहनें भी हैं जिनकी भी शादी करवानी है। अगर तुम सरपंच से शादी के लिए हाँ कर दो, अगले ही दिन वो तुम्हें तलाक दे देगा और हमें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे और फिर कर्जा उतार कर हम तुम्हारी शादी एक अच्छे से घराने में कर देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने अपने पिताजी की सारी बातों को सोचा और फिर एक फ़ैसला लिया और फिर बाहर जाकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरा दिल अंदर ही अंदर खूब रो रहा था। माँ ने जब मेरा फ़ैसला सुना तो वो मुझे कहने लगी, लेकिन मैंने अपना फ़ैसला ले चुकी थी। माँ की तकलीफ़ भी मुझे अंदाज़ा था और पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था। इस उम्र में भी कर्ज के टेंशन लेते लेते और बीमार पड़ रहे थे। दूसरे दिन भी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने फ़ैसले पर अटल रही। बाद में माँ ने चुप्पी साध ली। फिर 1 हफ्ते के अंदर मेरी शादी की तैयारियां हो गई और लाल जोड़े में मुझे विदा होकर मैं सरपंच के बंगले में आ गई। शादी की रात जब मैं मुलायम बेड पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि दिन भर की थकान से मैं काफ़ी ज़्यादा चूर हो चुकी थी। और बैठे बैठे कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। और आँख तो तब खुली जब मैंने अपने चेहरे पर किसी का हाथ फिरता महसूस किया। जब मैंने देखा तो मेरा पति मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। फिर अचानक मेरे पति को ना जाने क्या हुआ कि वह मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी तुरंत हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बात पर हैरत हुई। मैंने तुरंत जाने से मना कर दिया, पर पहली ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मुझे वह तलाक ना दे। इस वजह से मैंने तुरंत कपड़े बदल कर उसके साथ हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैं इतने सालों से कर रहा था। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। वह मुझे गाड़ी में बिठाकर तुरंत घर ले आया। घर आते ही मैं अंदर ही अंदर इतना परेशान थी कि मैं बेहोश हो गई और जब आँख खुली तो मेरे बगल में कोई नहीं था। एक नौकरानी थी, वह मेरे पास थी। उसने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि आप अपनी बेटी से कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दे रहा। और मालिक ने अपने घर वालों को कुछ पैसे का बैग दिया और साथ में घर भी दिया। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोऊं। मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया, मैं अपनी नज़रों में गिर गई थी। अब मैं उस सरपंच के साथ किस मुंह बहस करती, जब मेरे घर वाले ही मुझे छोड़कर जा चुके थे।
ये सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। शाम को जब मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा, लेकिन उस वक्त मुझे काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि उसने एक रात की शादी की बात की थी और अब अपनी बात से भी मुकर गया था। उसने मेरे हाथ को पकड़ना चाहा तो मैंने गुस्से से हाथ झटक दिया और बोली कि मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत नहीं बता दोगे। तुम क्यों हर 2 महीने के बाद नई नई लड़कियों से शादी करके उसे अगले ही दिन तलाक दे देते हो, और अब तुमने मुझे तलाक नहीं दी। मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे, तुम पत्नी हो मेरी, मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही गुजारना है। तो आज नहीं तो कल मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर दे दूँगा। लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे अभी बताओ, मैं सच सुनना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ रह लूँगी, वरना अपनी जान भी ले लूँगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा, फिर आज तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने घर वालों के लिए ही तो शादी की थी, और वह भी किसी आम इंसान से नहीं बल्कि गांव के सरपंच से की थी। मेरा दिल किया कि अभी मैं फूट फूट कर रोऊं, मगर उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे बस चुप करके उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। मैं रोज़ कोशिश करती कि कुछ ऐसा करूं ताकि वह मुझे खुद ही तलाक दे दे, लेकिन मैं इसमें कामयाब ना हो सकी। मैं उसकी जासूसी करने लगी तो मैंने देखा कि मेरे पति को जब कॉल आती तो उठकर वह घर से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत देखकर मैं काफ़ी गुस्सा होती। जब मैं पूछती तो वह मुझे सच नहीं बताता। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया और मेरे हाथ कोई सुराग न लगा। मुझे अंदर ही अंदर लगने लगा कि अब मैं हकीकत कभी जान नहीं पाऊंगी। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए ताकि मैं इसे गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। फिर एक दिन रात के 12 बज रहे थे कि मेरे पति को कॉल आई और वह कमरे से बाहर निकले। मैंने उनका पीछा करके बात सुनने की कोशिश की। दूर से मुझे अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी कोई आदमी कह रहा था, ये लड़की से पीछा छुड़ाओ, रोज की बकबक से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग काम कर गया। मैंने सोच लिया था कि मैं अब कैसे तैसे करके इस लड़की को उसके चंगुल से छुड़ा कर रहूँगी। दूसरे दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी तुरंत उसके पीछे निकल गई। मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कहीं मेरे पति को शक ना हो जाए। जब मैं घर पहुंची तब वही लोग आए। उन सबको देखकर मुझे किसी अनहोनी का महसूस हुआ। उस घर पर पहुंचकर मैं उन लोगों की बातें समझ नहीं पाई, इस वजह से चुपचाप अपने घर आ गई। फिर 1 घंटे के बाद मेरा पति भी घर आया और मुझे उदास देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें कहीं मेरे साथ बाहर जाना है और आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और तुरंत नहाने चली गई। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और मेरा पति मुझे ज़ोर से पुकार रहा था और मुझे साथ चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई थी कि कब उस जगह पर पहुंच गई, मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे पति ने मुझे गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। मेरा पति एक घर में ले आया। थोड़ी देर भी गुजरी थी कि वहाँ एक पंडित जी आए और बोले कि तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई कि नहीं। मेरे पति ने मुझे मिलवाया और कहा कि मेरी पत्नी है। उन दोनों की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। ये दोनों कैसी बातें कर रहे थे। पंडित जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी को सच बता सकूँ और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूँ। तभी पंडित जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। फिर वहाँ से इजाज़त लेकर मेरा पति मुझे वापस घर ले आया। आज घर के नौकरों को भी छुट्टी दे दी, सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर दिए। मुझे अंदर ही अंदर काफ़ी डर लगने लगा। तभी मेरा पति कहने लगा, डरो नहीं, बस
एहतियात बरत रहा हूँ ताकि यह राज कोई न जान सके। आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैं 25 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर जादू कर दिया कि हमारी दौलत ख़त्म होने लगी और मेरी सेहत भी ख़त्म हो गई। सेहत से परेशान होकर मैं घर से भाग गया और जंगल में चला गया। जंगल में जाकर मैं खूब फूट फूट कर रो रहा था। तभी मुझे वहाँ पर ये पंडित जी मिले। कहने लगे कि तुम पर किसी ने काला जादू किया है। तुम जिस भी लड़की से शादी करोगे वो तुम्हारे जिस्म की ताकत ख़त्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है ये जादू ख़त्म करने का। अगर तुम उन लोगों को एक दफ़ा देखे बगैर अपनी शादी का हाथ लिए बिना ही उन्हें तलाक दे दो। मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ और कहा कि ऐसे तो कभी असली वाली शादी कर नहीं सकूँगा। लेकिन तब तक वह पंडित जी जा चुके थे। जब मैंने पहली शादी की तो देख रेख करके एक ज़रूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का तोड़ भी कम हो गया। फिर इसी तरह 2 महीने बाद एक नई लड़की से शादी करता गया जो ज़रूरतमंद हो। मैंने अब तक 20 शादियाँ की हैं और अब तक जादू का तोड़ भी ख़त्म हो गया है। एक दिन मैं सोचने लगा कि अगर ऐसे ही तलाक देता रहूँगा तो सच में शादी कैसे करूँगा। इसी वजह से मैं दोबारा उस जंगल पर चला गया जहाँ पर वह मुझे पंडित जी मिले। मैं उनके पास गया और पूछने लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून से कब रहूँगा, कब मेरी बीवी और बच्चा भी होंगे। मैं इतनी शादियाँ करके तंग आ चुका हूँ। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तब तक तुम शादियाँ करते रहो और तलाक देते रहो जब तक तुम्हें एक ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान का वारिस दे। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई ख़ास निशानी बता दे ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वह यह होगा कि इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। यह थी जिसकी मुझे तलाश थी और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल में भी यही बात आई। इस वजह से मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा और तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। फिर कुछ देर बाद मैंने वह शादी की रात हॉस्पिटल वाला राज के बारे में पूछने लगी। तब मेरा पति कहने लगा, पंडित जी ने दूसरी निशानी यह बताई थी कि तुम्हारी कमर पर एक निशान होगा, इसलिए तुम्हें अस्पताल लेकर गया था ताकि लेडी डॉक्टर देख सके। और मुझे जब डॉक्टर ने बताया तो मैं काफ़ी खुश हुआ। मेरे सब्र का फल मुझे मिल चुका था। जितनी भी लड़कियों से शादी किया था वह कोई कुंवारी नहीं होती। अगर कोई कुंवारी होती तो उनके कमर पर कोई निशान ना होता। मैं अपने पति की सच्चाई सुनकर अंदर ही अंदर मुझे दुख होने लगा। मैंने अब अपने पति के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया था। फिर मेरा पति कहने लगा कि तुम्हारे माँ बाप के लिए मैंने एक नया घर खरीद लिया है और उनके जितने भी कर्ज हैं वो मैंने चुका दिए हैं और तुम्हारी बहनों के लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। जब अच्छा रिश्ता आएगा तो उन दोनों की भी शादी करवा दूँगा। मैं ये सब सुनकर अंदर ही अंदर रो रही थी। मैं इस इंसान के बारे में इतना गलत समझ रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे पति ने भी मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने भी अपने पति से माफ़ी मांगी और हम दोनों ने मिलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। फिर 1 साल के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और अब मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश थे। मैंने अपने भगवान का शुक्रिया किया और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।